मेरा नाम रिदा है। हम छोटे से थे जब हमारे गांव में एक नई लहर चली थी। मेरे अम्मा अब्बा के खिलाफ हर आदमी बोलने लगा। मुझे अब पता चला कि अम्मा ने अब्बा से भागकर शादी की थी और कोई भी इस गांव में उनको जानता नहीं था। लेकिन अब बाबा जब भी घर आते तो परेशान होते, अम्मी से कहते तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाकर मुझसे छीन कर ही दम लेंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरा ताल्लुक एक पुरअमन कबीले से है। तुम्हारा कबीला बहुत लड़ाकू है। खुदा जाने उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया होगा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ तक चला आया। अल्लाह खैर ही करे। अब्बा की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो जाती थी। अम्मा कहने लगी, छोड़ो इस बात को, तुम मुझे 2 किलो और फटकड़ी ला दो, हम अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने पहली बार सोचा था कि हमारे घर में फटकरी के ढेर आखिर क्यों लगे होते हैं। क्यों अम्मा हर दिन फटकरी 10-10 किलो मंगवा कर घर में बड़ी हिफाजत से रखती है। उस दिन मैं अब्बा की बातें सुनती रही। वो अम्मा को मुख्तलिफ तरीकों से कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अम्मा बोली कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी जब तक हम अमीर नहीं होते। कुछ ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, फिर हम यहीं से किसी बहुत अच्छी जगह पर चीन के किसी इलाके की तरफ रुखसत हो जाएंगे। वहां जाकर रहेंगे तो ये लोग इस कानून को तोड़ नहीं सकेंगे। तुम किसी चीनी औरत से शादी कर लेना, तुम्हें वहां की कौमियत भी मिल जाएगी। अब्बा हंसकर बोले कि नहीं, मैं किसी औरत से शादी नहीं करूंगा। सिवाय तुम्हारे ये बातें चल ही रही थी कि अब्बा और अम्मा को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। तब अम्मा अब्बा ने बातें करना बंद कर दी थी। लेकिन अगले दिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा तुमने घर में इतनी सारी फटकरी क्यों रखी है। ये सुनकर अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, खबरदार बेटी, जो ये बात तुमने किसी के भी सामने की तो ये राज सिर्फ तुम तक और मेरे बाप तक महदूद था। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी और बड़ों वाली बातें करने लगोगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे घर में कोई फटकरी नहीं है। ये तो बस चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। मगर मेरे दिल में बहुत ज्यादा तजस्सुस था। मैंने कहा, अम्मा मैं तो ये राज जान कर रहूंगी कि तुमने फटकरी क्यों यहाँ रखी है। मुझे क्यों नहीं बताती हो। अम्मा ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और बोली, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये नहुसत वाला सवाल किया तो मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे फटकरी का राज पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। अम्मा क्या मुझे जान से मार देगी। मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा। अम्मा रोते हुए बोली, अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे, खुदा के लिए मेरी बच्ची तू चुप हो जा। इस राज को जानने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि अम्मा परेशान है और ये बात कोई फिक्र वाली है। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा फटकरी के बारे में अम्मा से कुछ सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। मैं क्या जानती थी कि ये सब इसी वजह से हुआ है। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी अम्मी की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। अम्मा ने मुझे मगर मना कर रखा था कि घर में कुछ भी हो जाए तुमने अपने कमरे से बाहर नहीं आना, बल्कि कहीं छुप जाना है। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई ना कोई हादसा हो गया है। दिल तो लाख चाहा कि मैं अपने कमरे से निकलकर अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ जाऊं, पर अम्मा की बातें याद आ रही थी। थोड़ी ही देर में मर्दों की भारी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। वो रूसी जबान में मेरी माँ से मेरा पूछ रहे थे। मैं उसे हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी और इस पुरानी बात को खत्म कर दो। अम्मा चिल्ला रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ। मैंने अपने कमरे में ही जाकर बड़े से ट्रंक में अपनी जान छिपा ली थी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती। इस बात को तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मेरे कमरे के दरवाजे को अब्बा ने बजाना शुरू किया। अब्बा कह रहे थे कि बाहर आओ बेटी, बहुत बुरी खबर है, हम लुट गए हैं। अब्बा की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो अब्बा रोते हुए मुझसे लिपट गए। बोले कि बेटी, हम खत्म हो गए हैं, हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। काश कि मैं भी मर जाता, मैं इस दिन तक जिंदा ना रहता। अब्बा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। अब्बा ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया मेरी जान निकालने को काफी था। मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अम्मा का जेवर उनके पास ही पड़ा था। देखकर मुझे अम्मा के शुरू वाले दिन याद आ गए जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और अब्बा उस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हम हलकान हो चुके तो आसपास के लोगों को इतला दी। सभी जानते थे कि ये काम मेरी अम्मी के मायके वालों ने किया है, लेकिन क्यों किया है ये बात मैं नहीं जानती थी। मनहूस फटकरी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब्बा कमरे में इधर उधर देखते दीवानों की तरह और फटकरी के थैले को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। अब्बा ये क्या कर रहे हो। अम्मा ने इतनी मोहब्बत के साथ इन्हें इस स्टोर में जमा किया है। ये बात सुनकर अब्बा को और गुस्सा आ गया।
अब्बा खुदा के लिए खुद को संभालो, ये इस बात का हल नहीं है। फटकड़ी का क्या कसूर है? इसी की वजह से मेरी बीवी की जान गई है। अब्बा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। नहीं अब्बा, इस फटकरी का क्या कसूर? मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझसे कहा कि यही फटकरी तुम्हारी भी जान ले लेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर अपनी माँ की डायरी पढ़ लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब अम्मा की डायरी उनके बक्से में पड़ी थी। मैं फौरन बक्से की तरफ भागी। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी थी, लेकिन मैं डायरी पढ़ने के लिए वक्त निकाल नहीं पाई थी। अम्मा की वफात को 4 दिन गुजर चुके थे। मैं बाहर अम्मा की याद में घूम रही थी, उनके बारे में सोच रही थी कि हमारे घर के बाहर मौजूद लॉन भी अम्मा ही का बनाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मुझे अपने पीछे किसी बंदे की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काला निकाब ओढ़े एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, पर मैं उससे पहले कि भागती या कुछ और करती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और मुझे साथ ले गया। पीछे मेरे अब्बा घर से निकले। वो चीखते रहे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इससे मत लेकर जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहाँ परवाह करनी थी। ये लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कहाँ आ गई थी। ये एक लाइल्म मकाम था। मैंने इस मकाम को पहले कभी नहीं देखा था। खुदा जाने मुल्क के अंदर था या बाहर था। मैं इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती। उन लोगों ने मुझे लॉक करके एक तहखाने में बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तहखाने में बंद हुए मुझे 2-3 घंटे गुजर चुके थे। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पास एक थैली थी जिसमें फटकरी थी, दूसरे हाथ में कुछ पत्ते थे। उसने दोनों मेरे सामने फेंक दिए और बोले, हमें सब बता दो वरना हम तुम्हारे से राज निकलवाना भी जानते हैं। फटकरी को और पत्तों को फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये क्या है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो तंजिया हंसे और बोले, तुम भी अपनी माँ की ही औलाद हो, बड़ी ढीठ हो। वो भी जान से चली गई, पर उसने हमारा फायदा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि राज निकलवाने के लिए हमारे कबीले के पास क्या क्या तरकीबें हैं। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। एक नौजवान लड़का कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर मैं समझ गई थी कि ये यहाँ पर क्यों आया है। उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मुझे कुछ पता होता तो मैं बोलती। मैं चुपचाप वहां पामाल होती रही। फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं आया। कहने लगे कि तुम्हारी शादी हम इस लड़के से करेंगे। ये तुम्हारा शोहर बनकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तभी तुम इसको सारी बात बता सकोगी। मैं ये नहीं जानती थी कि आखिर सब हो क्या रहा है। मेरी शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। मेरे शोहर का नाम असद था। असद बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत बेरहम था। जब अपने बड़ों की बातों में आता तो मुझ पर खूब जुल्म करता। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हफ्ते रोज मुझसे प्यार से भी पूछता तो कभी तशद्दुद करके पूछता। तुम्हें लगता है कि मुझे सच नहीं बताओगी? मैं ये बातें सुन चुकी थी। मैंने कहा, तुम मुकद्दस किताब लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें हाथ रख कर बता दूंगी। उसकी कसम खाकर कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। जब तकरीबन 7 महीने ही यही सिलसिला जारी रहा, उन लोगों को यकीन हो गया कि मुझे फटकरी के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो उस आदमी ने मुझे तलाक दे दी। डॉक्टर कहने लगा मुझे अपनी पसंद की एक और शादी करनी है। तुमसे तो मैंने अपनी खानदानी राज के तहत शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि तुमसे राज दिलवा सकूं, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास कोई राज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ मेरी कोई औलाद भी नहीं है। बेहतर है कि तुम वापस अपने बाप के घर चली जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। यानी कि यह आदमी मोहब्बत के ड्रामे मुझसे करता रहा और उसके दिल में कोई और था। मुझे तलाक दे दी। अब मुझे अपने ही घर जाना था। खुशी भी थी क्योंकि अब्बा से पूरे 1 साल बाद मिलने वाली थी। अब्बा तो शायद मेरे बारे में बेउम्मीद होकर बैठ चुका था। जब मैं घर पहुंची, मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बा ने दरवाजा खोला तो खुशी से पागल हो गया, पर अब्बा बिल्कुल लागर हो चुका था, हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मैं अब्बा से लिपट कर रोने लगी। अब्बा ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे। बीवी और बेटी के खोने के बाद उनमें बिल्कुल ताकत नहीं रही थी। वो इस कदर परेशान थे कि जिंदगी भर उन्होंने कभी इतनी परेशानी नहीं देखी थी। वो जी भर कर रोते थे, फिर उस चीज का हल उनके पास भी नहीं था। मैंने कहा, अब्बा मुझे बता ही दो कि इस फटकरी का राज क्या है। मैं जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई और मुझे भी उन लोगों ने इतना अरसा अजियत दी कि मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकूंगी।
अब्बा ने कहा कि बेटी तुम मुझसे क्या पूछोगी, जाकर अपनी माँ की डायरी में पढ़ लो, वहीं पर तुम्हें असल हकीकत देखने और सुनने को मिलेगी। फिर मैं तुम्हें बाकी बातें खुद बता दूंगा। अब्बा के कहने पर मैंने वो डायरी ली। मेरे 14 तबक रोशन होते गए। मैं समझ गई थी कि वो कितना बड़ा खजाना था जिसे मैंने बहुत ही आम समझा था। अम्मा ने लिखा था, प्यारी बेटी, मैं नहीं चाहती कि फटकरी के राज की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़े, इसलिए मैं इस राज को बहुत खुफिया तरीके से इस डायरी में मुंतकिल कर रही हूँ, ताकि अगर ये तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम इसे अपनी ताकत बना लो। ये राज इंसान की कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। फिर अम्मा ने लिखा हुआ था कि ये फटकरी एक जहर भी है, अगर इसे सिर्फ खाली खाया जाए, और लेकिन अगर इसे कुछ खास पत्तों के साथ मिला लिया जाए तो इससे औरत सिर्फ बेटे ही पैदा करती है, बांझ औरत भी मिनटों में सही हो जाती है और इससे कद भी बढ़ता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये, लेकिन ये नायाब नुस्खा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मेरे अब्बा को ये नुस्खा मालूम था, वो इसकी दवाई बनाकर बेचता था। अब्बा के सभी बेटे नाफरमान थे, उन्होंने कभी अब्बा को नहीं समझा था। अब्बा के सभी बेटे नाफरमान थे, उन्होंने कभी अब्बा की खिदमत नहीं की, ना अब्बा की इस हुनर की कदर की। अब्बा ने ये राज बहुत बेचा और फिर दवाइयाँ बना बना कर इस कदर इसकी मशहूर हुई कि लोग इस दवा के लिए हमें लाखों रुपए देने लगे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि यही राज हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। जब मैंने अब्बा से ये राज सीखा था तो अब्बा के बेटों को इसकी कदर नहीं थी। अब्बा की वफात के बाद मैंने भागकर शादी कर ली, क्योंकि भाई मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने शादी के बाद फटकरी वाली दवा दोबारा बनाना शुरू कर दी। लोग अब्बा के नाम की वजह से मुझ पर भी इतबार करते थे। वो दवा मुझसे लेकर जाने लगे, मेरे घर में दौलत आने लगी तो उन लोगों को तकलीफ हुई है, वो राज जानने के पीछे मेरे घर आने लगे। पर मैं उन्हें क्यों बताती? अब्बा ने सख्ती से मना किया था, किसी और को नहीं बताना। मेरे बेटे गैर संजीदा है, वो इस राज की कदर खो देंगे और सभी को बता देंगे। इसके बाद ये राज आम हो जाएगा, कदर नहीं होगी और लोगों को फायदा भी नहीं होगा। अब्बा की बात भी सही थी, मैंने अपने भाइयों को ये राज नहीं बताया, लेकिन मेरी जान को खतरा है। मुझे लगता है कि वो मुझे इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे, लेकिन मुझसे ये राज पूछ कर रहेंगे। अब ये राज मैं तुम्हें मुंतकिल कर रही हूँ ताकि तुम भी यही हुनर इस्तेमाल करो और जिंदगी में आगे बढ़ सको। इसका नुस्खा लिखा हुआ था, लेकिन मेरा दिल अब अपने मुल्क से चाट हो चुका है। मैंने रातों रात एक पाकिस्तानी लड़का फेसबुक पर ढूंढा, उससे दोस्ती कर ली और कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, तुमसे शादी करूंगी। उसे और क्या चाहिए था? वो मेरी गोरी चिमड़ी देखकर बड़ा मुतासिर था, उसने मुझसे वादा ले लिया। यूं मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आते हुए मैंने अपने घर की सारी फटकरी पैक की और उसे यहाँ ले आई। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। मैंने सुना है कि यहाँ भी इस बीमारी के बहुत सारे मरीज हैं जिनको मैं फायदा पहुँचा सकती हूँ, और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी यही हैं, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मेरी फटकरी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उसने मुझे अपनी दवा के बारे में तफसील भी बताई। मैंने ये बात अब्बा को बताई। अब्बा बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने उस लड़की को फटकरी वापस कर दी। लेकिन मैं सोचने लगी कि जिस मुल्क में अपने शहरियों के लिए कानून नहीं, वो इनकी हिफाजत नहीं कर सकता, वो एक रूसी लड़की की हिफाजत क्या करेगा? वो बेचारी तो बड़ी उम्मीदों के साथ इस पाक सर जमीन पर बसने आई है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।